एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हें ऐसा लगा था कि मेरे 99.96 परसेंटाइल आ जाएँगे? मेरी मतलब शिफ्ट तो मतलब मॉडरेट से टफ के बीच में रही थी। मतलब हमने पेपर दिया तब उस टाइम पे ऐसा मतलब डर भी लग रहा था कि मतलब कैसा रिजल्ट आएगा। वहीं पे मैं अगर आ जाओगे तो मतलब लाइफ तो बढ़िया है, मानो या ना मानो लाइफ तो बढ़िया। हाँ, पढ़ना तो यहाँ पे भी पड़ता है बट बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ पे होती है। कि यार मेरा तो जेईई में भी अच्छा नहीं हुआ और अभी सीईटी में भी इतना कम टाइम है, तो सबके अंदर एक गिव अप एटीट्यूड आ जाता है कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को तुम क्या कहना चाहोगे? जो भी गलतियाँ होगी वो एनालाइज करता था, क्योंकि एनालाइज नहीं करूँगा तो रिजल्ट बढ़ेगा नहीं। क्योंकि हमारे मतलब समीर भैया ने हमें बताया था मतलब गलतियाँ तो एनालाइज करनी थी, क्योंकि एनालाइज करने से ही मेरे मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पेपर तो पूरा आता तो पीवाईक्यू में से ही वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा होता है क्वेश्चन, उसको हमें बस टैकल करना है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज। आज के इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी स्टूडेंट्स ये बताओ कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच क्या है। यस, आप सब लोग का ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच सीओईपी सीएस होगा। मोस्ट ऑफ सभी स्टूडेंट्स का यही होगा। तो आज हमारे साथ मेरे साथ जो स्टूडेंट है वो सीओईपी सीएस का ही स्टूडेंट है, जिसने एमएसटी सीटी 2024 में 99.96 परसेंटाइल सिक्योर किया है एंड द रैंक वाज इन 2 डिजिट। 92 रैंक था। अगर आप देखोगे पूरे महाराष्ट्र में लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट सीईटी के लिए अपीयर करते हैं एंड उसमें से बिलो 100 रैंक लाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड आउट ऑफ 200 ये स्टूडेंट ने 183 मार्क्स स्कोर किया है। तो आप सोच सकते हो कि इन इसका जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एंड मैथ्स कितना स्ट्रांग होगा। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। अब इस इंटरव्यू को एंड तक देखो। अगर आपका भी ड्रीम है कि आप सीओईपी सीएस या फिर ऐसे टॉप कॉलेज में टेक ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, तो दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आपको सीईटी से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल वीडियोस में लेके आते रहूँगा। इवन काउंसलिंग के टाइम में भी आप सभी स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प करते रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू। तो सबसे पहले अक्षय, अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जी, my name is Akshay Pagare. I am from COAP CSE from batch 2028. ओके, तो फ्रॉम बैच 2028 इसने इसलिए बताया कि ये दैट इज द पासिंग ईयर। पासिंग ओके, ईयर। एंड ही हैड स्कोर्ड 99.96 परसेंटाइल। सो अक्षय, मुझे बताओ कि तुमने प्रिपरेशन सीईटी की जो है वो कैसे स्टार्ट की थी एंड तुमने इतने अच्छे परसेंटाइल कैसे स्कोर किए? क्या जी ऐसा सीक्रेट क्या था? जी, हमारा सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं था बट वही है कि मतलब आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मतलब जेई मेंस तो कुछ अच्छा गया नहीं था, तो उसकी वजह से हम सीईटी पे शिफ्ट हुए थे। फरवरी से लगभग हमने सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लगभग ऐसे ही मतलब चलता रहा और हम पढ़ते गए, समझते गए, पढ़ते गए, समझते गए। बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे लेक्चर देखते गए, बहुत सारी थ्योरी कंप्लीट करते गए और ऐसे ही मतलब अच्छा खासा स्कोर आने लग गया। तब तो बाद में कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग गया और ऐसे ही हमारा चलता रहा। और अक्षय, तुम्हारा ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था? वैसे तो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स था, बट वैसे मतलब आप किसी भी आपका आपके अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपको उसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, बट मैथ को तो अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि मैथ की वजह से ही जो भी आपका परसेंटाइल या स्कोर बनेगा वो मैथ की वजह से बनेगा। मैथ के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ के लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 में मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, या तो 100 मार्क्स का खाली मैथ ही आता है। तो मैथ के ऊपर आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा, जैसे तुमने मैथ्स का बताया और मैथ्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी दिमाग में ये चल रहा है, थोड़ा ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि मैथ्स का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया है या फिर जेई लेवल का क्वेश्चंस आ रहा है, कैलकुलस वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं भैया, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैथ्स को जो है इनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? अगर इन मैथ्स अगर प्रिपेयर कर रहे, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, उसमें कितने ढेर सारे फॉर्मूलेज होते हैं, जी तुम बिल्कुल। सबको कैसे तुमने बाहर किया था? कैसे तुम्हारे सारे लर्न हो गए थे सारे फॉर्मूलेज वगैरह? मैथ्स को तो हम मतलब डिवाइड कर देंगे, मतलब जो भी हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पार्ट है उसको अलग ब्रेक कर देंगे। जो अपना
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट आता है उसको अलग कर देंगे, कैलकुलस को अलग कर देंगे और वेक्टर वेक्टर को अलग कर देंगे। अगर हम कैलकुलस और वेक्टर को देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही से आते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कुछ पार्ट आता है बट हार्ड आता है, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और कैलकुलस में बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और कैलकुलस के जो भी फार्मूले है उसके शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसी से बहुत सारे मतलब स्टैंडर्ड आंसर है जो डायरेक्टली मतलब आपका आंसर डायरेक्टली निकाल देंगे। बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं जो सीईटी में चल जाते हैं। जैसे अक्षर ने बताया है कि बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, उन शॉर्टकट्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि कैसे कौन से क्वेश्चन में वो शॉर्टकट यूज़ होगा, अप्लाई होगा, और ये सारी चीज़ें कब आएगी, आप जब प्रैक्टिस करोगे। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज माय कि तुमने जो है ये वेक्टर्स हो गया और जैसे तुमने ज्योमेट्री वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जैसे क्वेश्चंस हो गए, ये सबको कैसे तुमने टैकल किया? हमने तो मतलब पहले तो मतलब यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे दिनेश सर की लेक्चर देखे, उसकी वजह से मतलब मैथ का जो बेस है जो अच्छा बनता गया, क्योंकि कैलकुलस भी उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ा के रखी है। जो अभी स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा के रखा है। तो इसकी वजह से मतलब आपको क्वेश्चन की थ्योरी है वो समझने में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद भी जो भी आता है मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप प्राइजिंग एजुकेशन के ऐप पे जाके कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मतलब हर चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे। और मोस्टली फोकस रखना है क्योंकि PYQ हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि PYQ की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी इंप्रूव होती है। और ऐसा भी चांसेस बनते हैं कि मतलब PYQ में से क्वेश्चन आ जाते हैं सीईटी में, डिक्ट आ जाते हैं, या तो मतलब थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके आ जाते हैं। इसलिए PYQ को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, PYQ तो मस्ट है करना। जैसे अभी तुमने PYQ के बारे में बताया, तो तुम्हें अभी तुम्हारे शिफ्ट में तुमने स्कोर किया 183 मार्क्स, तो तुम्हें क्या लगता है वो 183 इतने सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हुए, तो तुम्हें ऐसा PYQs कितने आए होंगे तुम्हारे शिफ्ट में, तुम्हें ऐसा एनालिसिस किया होगा तो मुझे बताओ, एक रफ तुम एक बता सकते हो, काउंट बता सकते हो कि यस हाँ इतने इतने PYQs रिपीट होते हैं? हाँ मतलब 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो डिक्ट आ ही जाएंगे, क्योंकि मतलब और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब पेपर तो पूरा आता तो PYQ में से ही, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा होता है क्वेश्चन, उसको हमें बस टैकल करना है जो भी होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो याद रखनी पड़ती है सीईटी में। और वैसे हम जाएंगे केमिस्ट्री की ओर, तो केमिस्ट्री में भी तो आपको मतलब पार्ट वाइज डिवाइड करना ऊपर पड़ेगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक में तो मतलब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी रेजेंट है वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि, और स्टेट बुक तो मस्ट फॉलो करना, क्योंकि मतलब जो भी थेरी है वो याद रखनी पड़ती है। और अगर इनऑर्गेनिक की तरफ भी जाओगे तो इनऑर्गेनिक के लिए आप स्टेट बोर्ड करोगे तो स्टेट बोर्ड का जो भी बुक है वो बहुत अच्छा है इनऑर्गेनिक के लिए। और फिजिकल के लिए तो मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मतलब थ्योरी के साथ प्रैक्टिस मस्ट है इनऑर्गेनिक के लिए भी। अच्छा, तो मुझे तुम्हारा एग्जामिनेशन डे का जो एक्सपीरियंस रहा वो बताओ। तुमने तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारी शिफ्ट जो थी वो कैसी थी, मॉडरेट थी, डिफ़िकल्ट थी, कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम डे का? जी जी, हमारी मतलब शिफ्ट तो मतलब मॉडरेट से टफ के बीच में रही थी। मतलब हमने पेपर दिया तब उस टाइम पे ऐसा मतलब डर भी लग रहा था कि मतलब कैसा रिजल्ट आएगा कुछ पता नहीं था, क्योंकि पेपर था भी, मतलब क्वेश्चन तो बने थे बट ऐसा तो कॉन्फिडेंस है नहीं कि मतलब COEP में आ जाएंगे। बट वही है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे, फिर बाद में आंसर शीट आई, बहुत सारी चीज़ें मतलब पता चली, अब तो लगा हो गया। और मतलब वही है कि एनजाइटी होती है, बट वही है कि हमें बचना पड़ेगा उन सारी चीज़ों से, पेपर के ऊपर से खाली फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हारा एग्ज़ाम के जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तब तुमने ऐसा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? और वो जो एनजाइटी होती है, ऐसा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि मॉक टेस्ट देते नहीं हो, डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम देते हैं, और उस स्टेज पे क्या होता है, बहुत सारे को स्ट्रेस होता है, एनजाइटी होती है, वो 3 घंटे बैठने की हैबिट नहीं होती है, जी उनके लिए इनको क्या आप सजेस्ट करोगे? जी जी जी, आपको मतलब मॉक टेस्ट दोगे तो आप स्लॉट में देना, मतलब क्योंकि पता है CET के पेपर में अगर पेपर होता है 9 से 12 और 2 से 5, तो मतलब 3 घंटे का स्लॉट होता है, उसके बीच में अगर आप ऐसे ही मतलब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से मतलब आपको पता चलता है आप कहाँ लाई करते हो, और जो भी आपकी गलतियाँ हैं उसको सुधारना पड़ता है, क्योंकि सुधरा जो भी गलतियाँ हैं वो सुधारोगे तो मतलब आगे ही बढ़ पाओगे, और स्कोर मतलब एक्चुअली पता चलता है कि आप कहाँ लाई करते हो। और इसकी वजह से आप पेपर में जाओगे भी तो मतलब टाइम का भी कोई दिक्कत होगी नहीं, और ऊपर से कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। क्योंकि मतलब टाइम पे अगर हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, भले ही हमारा पेपर 3 घंटे का हो,
बट उसके मतलब पहले पहले हमें पेपर ख़त्म करना है, क्योंकि मतलब क्या पता आपका पीसी खराब हो जाए एग्ज़ाम में जाके। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम पे तो हर चीज़ हो नहीं सकती, इसलिए मतलब 10 मिनट पहले ही पेपर ख़त्म हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो तुमने स्टार्ट किससे किया था, कौन से सब्जेक्ट से तुमने स्टार्ट किया था पेपर? ओके, हमने मतलब फिजिक्स से स्टार्ट किया था। पहले तो हमने फिजिक्स सॉल्व की, उसके बाद हमने केमिस्ट्री पे जंप किया। मतलब 1.5 घंटे में हमारा मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री ही, मतलब 1.5 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, तो वही कंप्लीट किया हमने। फिर उसके बाद तो हम मैथ पे जंप कर दिया, क्योंकि लास्ट में तो मैथ ही बचता है और 1.5 घंटा खाली मैथ के लिए मिला होता है। तो फिर बाद में मैथ के करते गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे, बहुत सारे नहीं हो रहे थे, बट ऑलमोस्ट हो ही गए थे। सो ओके, नाइस, ग्रेट। सो अक्षय, ऐसे तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम या फिर एग्ज़ाम के टाइम ऐसे कुछ गलतियाँ हो सकती है स्टूडेंट से या फिर तुमसे हुई होगी, तो ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ जो है हम पहले से उसका प्रिकॉशन ले तो ज़्यादा बेटर होगा? जो भी हम मतलब जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें तो मतलब बहुत बचना है, क्योंकि कैलकुलेशन में हमारी इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। और हम घर पे रहते तो कैलकुलेटर का यूज ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से भी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो अवॉइड करो कि मतलब खुद से कैलकुलेशन करें, और सिली मिस्टेक को तो अवॉइड कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब हमें गलत याद आ जाती है, क्योंकि हमें उससे बचना है। मतलब हर चीज़ का मतलब एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, क्योंकि मॉक टेस्ट देते वक्त आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना रहना चाहिए। यस। एम एच टी सी टी एग्ज़ाम में यहाँ पे और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। एम एच टी सी टी एग्ज़ाम में दो की फैक्टर जो है ना आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। वो दो की फैक्टर कौन सा है? वन इज, जैसे अक्षय ने मेंशन किया, एक्यूरेसी, एंड द सेकेंड वन इज स्पीड। क्योंकि 3 ही घंटा मिलने वाला है, 90 मिनट्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, 90 मिनट्स फॉर मैथ्स। तो 90 मिनट्स में तुम्हें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो वहाँ पे तुम्हारी स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए, एंड कितना एक्यूरेटली तुम सॉल्व कर रहे हो, कितना एक्यूरेटली तुम करेक्ट आंसर मार्क करके आ रहे हो, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर रिजल्ट। तो ये दो चीज कब आएगी? जब आप मॉक टेस्ट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे। और मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने से भी नहीं आएगी जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे कि आपकी गलतियां क्या हुई है। मतलब मैं हर स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, कि आपने अगर सॉलिड स्टेट का दिया तो इसमें मेरा डेंसिटी वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं जब दूंगा तो इसको अच्छे से याद करके जाऊंगा, देन क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। ओके अक्षय, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि तुम लाइक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है जिसमें इतने सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, आईयूपीएसी नेम, इतने कांस्टेंट, इतने लॉज, इतने ढेर सारी चीज़ें जो है, कैसे हमें याद रखने चाहिए? मतलब कैसे याद हो सकते हैं ये सब कुछ? मतलब वही है कि आपको मतलब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो शॉर्ट नोट बनाना तो मैंडेटरी है। अगर उसकी कई अगर रिएक्शन मैकेनिज्म है तो बहुत सारी मतलब ऐसी ट्रिक भी होती है, मतलब जो आपको शॉर्टकट याद रखनी पड़ेगी, और वो आपको सीखना पड़ेगा। पहले तो मैकेनिज्म तो पता होनी चाहिए, रिएक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म पता नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी उड़ जाएगी। इसलिए मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो भी जब भी पार्ट करोगे तो मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना तो मैंडेटरी है, क्योंकि शॉर्ट नोट नहीं बनाओगे तो लास्ट टाइम में रिवीजन करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। ऐसे ही आपका मतलब ऑर्गेनिक तो प्रिपेयर हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक के लिए भी आप चीट शीट या तो मतलब शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मतलब बहुत सारी इनऑर्गेनिक में चीज़ें होती है, जो बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट रटनी पड़ती है, और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हो गए वो आपको मतलब समझने पड़ेंगे। ओके। अक्षय, तुम्हारा ऐसा डेली शेड्यूल क्या था? मतलब मीन्स कितने घंटे तुम पढ़ाई करते थे लास्ट के ये जो बचे हुए दिन है, 20-25 दिन, जो भी टाइम बचा है सीईटी एग्जाम के लिए, उस लास्ट लास्ट मोमेंट में कितने कितने घंटे तुमने पढ़ाई की होगी? लगभग मैंने 10 से 12 घंटे, मतलब लास्ट का जो भी एक महीना था, लगभग 10 से 12 घंटे तो हम पढ़ाई किए हैं, क्योंकि मैंडेटरी था। एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, और उसके ऊपर जो भी गलतियाँ होती है, मतलब जो भी गलतियाँ होगी वो एनालाइज करता था, क्योंकि एनालाइज नहीं करूँगा तो रिजल्ट बढ़ेगा नहीं। क्योंकि हमारे मतलब समीर भैया ने हमें बताया था मतलब गलतियाँ तो एनालाइज करनी थी, क्योंकि एनालाइज करने से ही मेरे मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि इनिशियल मतलब मेरा स्कोर तो कोई मतलब ऐसे आता था 140 150, बट इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से मैंने मतलब सिली मिस्टेक है उसके ऊपर फोकस दिया, और लास्ट में मतलब बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की, उसके बाद हमारा मतलब स्कोर बढ़ने लग गया। ऐसे ही मतलब आप कर सकते हो कि सिली मिस्टेक और गलतियाँ एनालाइज कर सकते हो एग्ज़ाम के बाद। नाइस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइक तुमने जो है
वो पीस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट को एट अ टाइम मतलब बिफोर द एग्जाम तीनों सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना चाहिए, एक रिवीजन की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी सारे स्टूडेंट्स को चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसा रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट रिवीजन जी स्ट्रेटजी? जी जी। तो हमने तो मतलब केमिस्ट्री के लिए तो शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, और जो भी रिएक्शन हमें हार्ड लगती थी उसका पूरा मैकेनिज्म लिख रखा था, क्योंकि मतलब क्या पता वो गलती से आ जाए पेपर में, इसलिए तो हमने लिख के रखा था। और फिजिक्स में भी जो भी मतलब टफ प्रॉब्लम थे, जो भी हमें समझ नहीं आता था, वो हमने लिख रखा था। और मैथ में भी वही है कि जो भी प्रॉब्लम हमसे हुए नहीं थे पहले, वो सब लिख रखे थे हमने। तो लास्ट में हमें रिवीजन करने के लिए वो बहुत फायदेमंद साबित हुआ। और वैसे भी हमने शॉर्ट नोट्स तो बना रखे थे, तो शॉर्ट नोट्स की वजह से बहुत सारा सिलेबस मतलब रिवाइज हो जाता था बार बार। बट वही है कि मतलब जो भी की क्वेश्चन है जो हमसे पहली बार में नहीं बनते थे, वो तो हमने लिख रखे थे साइड में, क्योंकि उसी से मतलब क्या पता क्या क्वेश्चन आ जाए उसी में से। और होता भी है ऐसे ही, क्योंकि हमने वो छोड़ दिया और पता चले कि क्वेश्चन आ गया तो बाद में बहुत रिग्रेट होता है ना, इसलिए अच्छा तो करके ही जाए। अच्छा अच्छा, ओके। एक क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हें ऐसा लगा था कि मेरे 99.96 परसेंटाइल आ जाएंगे? ऐसा तो कुछ लगा नहीं था, क्योंकि मतलब पेपर तो अच्छा गया था, बट ऐसा कॉन्फिडेंस तो रहता है नहीं। बट हमें ये लग रहा था कि मतलब हमारा स्कोर 150 के अराउंड तो आ जाएगा, बट कंफर्म तो तब भी नहीं थे। जब आंसर शीट आई तब पता चला कितना आ रहा। तो कितना आया वो भी बता दो। जब हमारा मतलब फाइनल मतलब जो भी हमारी वो आंसर शीट आती है पहले हम्म इनिशियल वाली, हम्म। उसमें लगभग हमारा 182 आया था। बट जो फाइनल आई उसमें 183, क्योंकि एक बोनस हुआ था, वो क्वेश्चन एक। गलत हो गया था हाँ सीटी सेल की तरफ से। जी जी बिल्कुल। नाइस, ग्रेट। अक्षय, लाइक अभी कुछ ही टाइम है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ऐसा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना डीमोटिवेट भी होते हैं कि यार मेरा तो जेई में भी अच्छा नहीं हुआ और अभी सीईटी में भी इतना कम टाइम है, तो जी सबके अंदर एक गिव अप एटीट्यूड आ जाता है कि जी। अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को तुम क्या कहना चाहोगे? वही, अगर मतलब सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होते तो सोशल मीडिया को मतलब 1 महीना तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट के मतलब वही मतलब 30 दिन है कि जो लाइफ हमारी बदल सकते हैं, क्योंकि उसी में हमें पढ़ना है। और जो भी अगर आप पढ़ते नहीं है तो किसी बेकार से कॉलेज में चले जाओगे तो वहाँ पे प्लेसमेंट भी नहीं होगा, तो बाद में आगे जाके मतलब वही है कि गधा मजदूरी करनी पड़ जाएगी। इसलिए आप अगर अभी पढ़ोगे तो बाद में पढ़ने की मतलब वही है कि कम पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो सीओईपी में कम नहीं पढ़ना पड़ता है। नहीं नहीं, हाँ वही है कि मतलब वो माहौल के हिसाब से मेंटेन हो जाता। बहुत सारे सीओईपी में मतलब टेक फेस्ट होता है, ये फेस्ट होता है, वो फेस्ट होता है, उसकी वजह से मतलब लाइफ नॉर्मली चलती है सबकी। बट वही है कि अगर बेकार कॉलेज में चले जाओगे तो फेस्ट तो होगी ही नहीं, और ऊपर से प्लेसमेंट भी नहीं होगा, बाद में रिग्रेट होगा कि पहले पढ़ लिया होता तो आज हम भी वहाँ होते। तो ऐसा। वैसा रिग्रेट हमारे मन में रहना नहीं चाहिए। तो इसलिए मतलब लास्ट में जो भी है मतलब जी जान से मतलब पढ़ना है। जैसे इसने कहा कि ये लास्ट के जो कुछ दिन है इसमें जी जान लगा के रगड़ के अगर तुमने पढ़ाई कर ली और एकदम कंसिस्टेंटली रह के तुमने पढ़ाई कर ली, डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। मैं एक थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इवन उनका एक फ्रेंड सर्कल का ही ग्रुप है जिसमें एक स्टूडेंट काफ़ी अच्छा पढ़ाई करता था सिंसियरली, एंड बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम पास करते थे, जो वेकेशन वगैरह मना रहे, जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया रिलैक्स करते ये करते। बट एक स्टूडेंट ने सिंसियरली पढ़ाई करके उसने पीआईसीटी में एडमिशन ले लिया, एंड बाकी के सारे स्टूडेंट्स का उनका एडमिशन हो ही नहीं पा रहा था। ऐसे उनके जो टीयर 3 कॉलेजेस है वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया, काफ़ी लोगों ने तो डोनेशन भर के एडमिशन लिया, एंड स्टिल दे आर नॉट उतने अच्छे कॉलेजेस है वो। सीओईपी जैसे कॉलेजेस, पीआईसीटी, वीआईटी जैसे कॉलेजेस आर द टॉप कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। इन कॉलेजेस में जाना है तो ये लास्ट के 30 डेज या लास्ट के जो 20 डेज बाकी है इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे अक्षय ने तुम्हें सबको गाइड किया है कैसे तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स को टैकल करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए, वो तुम फॉलो कर सकते हो। रिवीजन कैसे करना है वो भी अक्षय ने आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी कुछ अक्षय जो है अभी एक फाइनल टिप्स तुम्हें देगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जो 2025 स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले सीटी 2025 के लिए, उनके लिए कुछ फाइनल टिप्स तुम्हारे जी 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 अकॉर्डिंग। जी। लास्ट के मतलब एग्ज़ाम के पहले तो आपको पीओआईक्यू तो करने ही करने हैं। पीओआईक्यू की आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए समीर भैया की, क्योंकि मतलब पीओआईक्यू से ही आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि मतलब पीओआईक्यू से ही पेपर बनता है, उससे ही सिलेक्शन होना है। इसलिए पीओआईक्यू जितने कर सकते हैं उतने कर जाओ, क्योंकि रगड़ के करना है जो भी करना है।
क्योंकि वही 30 दिन है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, हमारी लाइफ बदल भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। यस इसलिए यस, आपको लास्ट के 30 दिन तो मतलब भर बहुत भर के मेहनत मेहनत करनी करनी है। है। जैसे इसने कहा कि पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आता है, मेरे को एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। लास्ट ईयर 16 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुआ है, मतलब 16 शिफ्ट में पेपर आपकी एम एस टी सी टी 2024 कंडक्ट हुई है। अगर आप वो 16 शिफ्ट के भी क्वेश्चंस देखोगे सी ई टी सेल के, 2400 होते हैं। मतलब उनके पास वही सेम सिलेबस है, जितने टाइप बन सकते हैं ना क्वेश्चंस के, जितने उन लोग अलग अलग टाइप बना सकते हैं, जितनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी उन लोग ने करा है। और वही सेम सिलेबस आप भी फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करते हो तो भी इनफ ही आप अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो जैसे अक्षय ने फाइनल टिप्स आपको बताई है, फाइनल अभी कंक्लूड करने से पहले थोड़ा सीओईपी की लाइफस्टाइल मैं आपको बताना चाहूँगा अक्षय के थ्रू। तो सीओईपी कॉलेज सबको पता है कि वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। वहाँ की लाइफस्टाइल जो है, जिसने अभी एक्सपीरियंस किया है अभी अभी फर्स्ट ईयर में, वो अभी आपको शेयर करेगा अक्षय। अभी तो मतलब सीओईपी में अगर आ जाओगे तो मतलब लाइफ तो बढ़िया है, मानो या ना मानो लाइफ तो बढ़िया। हाँ, पढ़ना तो यहाँ पे भी पड़ता है, बट बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ पे होती है। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि आपको फोटोग्राफी में जाना है तो फोटोग्राफी के लिए क्लब है। अगर आपको मतलब स्टार्टअप खोलना है तो स्टार्टअप के लिए से ई सेल बैठा हुआ है यहाँ पे, और इन्वेस्टर भी पड़े भरे पड़े हैं यहाँ पे। मतलब जो भी पीएसएफ है, पीएसएफ तो महाराष्ट्र में नंबर 1 आता है, क्योंकि मतलब जो भी फंडिंग मिलती है यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल जाती है। तो इसलिए मतलब कॉलेज के बाद तो मतलब बढ़िया लाइफ है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, नहीं नहीं, स्टूडेंट्स तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे। लेट्स सी कौन अपना ड्रीम कंप्लीट कर पाता है। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस आपको। एंड मेहनत करते रहो, जितना भी कम टाइम रह गया है आप डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में जा सकोगे। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है या फिर कुछ भी आती है तो मैं इंस्टाग्राम अकाउंट दे देता हूँ इनका जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इनको टेक्स्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, अक्षय भैया आपकी मदद कर देंगे। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आती है आप मेरे को भी रीच आउट कर सकते हो, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, उसके लिए मैंने राइजिंग एजुकेशन पे बेस्ट आपको मॉक टेस्ट सीरीज, जो जितना स्टडी मटेरियल मैंने आपको बैच में दिया है वो दैट इज़ मोर देन इनफ। 16 पेपर आप देख लो शिफ्ट वाइज वो मिल रहे हैं, 2023 के 12 पेपर शिफ्ट वाइज वो मिल रहे हैं, 2022 के पेपर आपको मिल रहे हैं। उससे ज़्यादा और क्या ही क्वेश्चन आएंगे आपको, बता दो। तो वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और वीडियो इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। एंड यस, मेरी तरफ से एंड अक्षय की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। यस। एंड मेहनत करो, पढ़ाई करो, एंड नेक्स्ट ईयर मिलो अक्षय भैया से सीओईपी कॉलेज में। जी। यस, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले साल सीओईपी में।